मेरा नाम जिया है। मैं 16 साल की हूँ। घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते थे। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। बाप जो मेरी माँ को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ भाग चुका था। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं बाहरी गेट पर बैठी रास्ते में खेलने वाले बच्चों को देख रही थी कि जब एक बच्चा नंगे पैर धूल मिट्टी से लगे गंदे कपड़े पहने हुए सड़क के किनारे खड़ा हुआ रो रहा था। रोने के साथ साथ उसकी नाक भी बह रही थी। तेज धूप में बच्चे गली में खेल रहे थे और एक बच्चा वह रोए जा रहा था। उसे देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैं फौरन से उठी और उस बच्चे के पास आ गई। उसे अपनी गोद में भर लिया। अपने दुपट्टे से उसके आंसू साफ किए। उसके पूरे हाथ मिट्टी से रंगे हुए थे। मैंने उसका चेहरा साफ किया, उसे चुप कराने लगी, उसे अपने सीने से लगाया। कुछ ही देर में वह चुप हो गया कि तभी एकदम किसी ने मुझसे वो बच्चा छीना था। कहने लगी, ए लड़की, मेरे बच्चे को क्यों पकड़ा है तूने? वो शायद उस बच्चे की माँ थी। मैंने कहा, यह तुम्हारा बच्चा है? कहने लगी, हाँ। मैंने कहा, तो क्यों इस गली में लावारिस की तरह छोड़ रखा है? अगर इसे कोई उठा कर ले जाता। फिर मेरी बात सुनकर उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और मुझे घूरते हुए अपने घर के अंदर चली गई। मुंह में ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी। यकीनन मुझे बुरा भला कह रही होगी। खैर, इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मुझे बचपन से ही बच्चों से बड़ा लगाव था। मैं भी गली में ही खड़ी थी जब मेरे सर पर एक चपाट लगी थी। मैंने पलट कर देखा तो मेरी माँ मुझे घूर घूर कर देख रही थी। कहने लगी, कितनी बार समझाया है तुम्हें कि घर के अंदर रहा करो, मुंह उठाए घर के बाहर घूमने लग जाती हो। चलो अंदर। मेरी माँ ने मेरा कान पकड़ा और खींच कर घर के अंदर ले गई। मैं बार बार माँ से कहने लगी, मेरा कान तो छोड़ो माँ। मेरी माँ ने मुझे घर के अंदर दाखिल करने के बाद ही मेरा कान छोड़ा था। कहने लगी, कमबख्त, क्यों तुझे समझ नहीं आता कि माहौल बहुत ख़राब है आजकल का। लड़कियों का यूँ गलियों में घूमना सही नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी पर होती हूँ तो मेरा सारा ध्यान तेरी तरफ ही लगा रहता है। मैंने कहा, मैं अकेली घर में क्या करूँ? अगर मेरा कोई छोटा बहन भाई होता तो मैं उसके साथ समय गुजार लेती। खाना तुम बना कर जाती हो, सफाई मैं 1 घंटे में कर लेती हूँ। फिर पूरा दिन घर में करने के लिए कुछ भी नहीं होता। मेरी माँ कहती, अपनी स्कूल की किताबें पढ़कर वक्त गुजारो। मैंने कहा, वह भी सारी की सारी मैं पढ़ चुकी हूँ, बोर हो चुकी हूँ मैं किताबें पढ़ पढ़ कर। माँ, मेरा स्कूल में एडमिशन ही कर दो जिससे कि मेरा मन कुछ लग जाए। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, 10 क्लास पढ़ ली बहुत है। मैंने कहा, माँ, मैं घर में बैठे बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा था कि बाहर खेलते हुए बच्चों को देख लूँ। माँ, इन औरतों को अपना बच्चों की परवाह क्यों नहीं होती? छोटे छोटे बच्चों को गलियों में क्यों आज़ाद छोड़ देती हैं? अगर उनके बच्चों को कोई उठा कर ले गया तो अभी मेरी बात मेरे मुँह में ही थी। जब मेरी माँ का यह बात सुनकर रंग एकदम सफ़ेद हुआ था। वह बदहवास हुई थी। मुझसे कहने लगी, छोड़ इन बातों को, उनकी माएँ जाने और उनकी औलाद जाने, तू बस घर पर रहा कर, फालतू में बाहर मत जाया कर। मेरा तो सारा वक्त यही सोचते सोचते गुजर जाता है कि कहीं तुम गली मोहल्ले के बच्चों को ले लेकर ना घूमने लगो। फिर कहने लगी, मैं थकी हुई आई हूँ, मुझे खाना गर्म करके दे दो और 1 कप चाय भी बना दे। मैं फ़ौरन से किचन में चली गई। माँ को खाना गर्म करके दिया और चाय भी बना कर दे दिया। मेरी माँ इसी में बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन मैं अपनी तन्हाई का क्या करती। मेरी माँ एक नर्स थी, इसलिए उनकी ड्यूटी का कोई भी समय तय नहीं था। सुबह वह हॉस्पिटल में जाती थी और दोपहर तक वापस आ जाती थी। शाम को घर के करीब ही एक प्राइवेट क्लिनिक पर जाती थी। मेरी माँ ज़्यादातर डिलीवरी के केस करती थी। नॉर्मल डिलीवरी भी मेरी माँ खुद ही करवा देती थी, लेकिन अगर सी सेक्शन होना होता तब भी डॉक्टर के साथ वह साथ होती थी। हॉस्पिटल की ड्यूटी तो माँ की दोपहर को ही ख़त्म हो जाती थी, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में अगर रात को भी कोई ऐसा केस आ जाता तो लेडी डॉक्टर मेरी माँ को फ़ोन करके बुला लेती। इसलिए रात को भी मुझे कई घंटे अकेले घर में गुजारना पड़ता। मुझे नींद नहीं आती थी, बार बार डर लगा रहता। मैं अपनी माँ का एकलौता सहारा थी। कभी कभी तो मुझे यह समझ नहीं आता, आखिर माँ इतनी मेहनत क्यों करती है। हमारे घर में ज़्यादा लोग भी नहीं थे कि खर्चा ज़्यादा होता। हालांकि मेरी माँ को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से महीने की 15,000 तनख्वाह मिल जाती थी और प्राइवेट में मुश्किल से 10,000 मिलते थे। हमारे घर में सारा सुख सुविधा का सामान मौजूद था, यहाँ तक कि दोनों कमरों में AC भी लगे हुए थे और अपना घर था, लेकिन AC का बिल भी बहुत ज़्यादा आ
जाता था। माँ की तनख्वाह कुल मिलाकर 25,000 थी और इन महंगाई के दौर में 25,000 ज़्यादा नहीं होते जो हम बेकार की अय्याशी करते। हम 2 ही लोग हैं, एक ही कमरे में सोकर गुजारा कर सकते हैं। कम से कम माँ को मुझे समय देना चाहिए। मेरे लिए पैसे से बढ़कर मेरी माँ का प्यार था जो मुझे नहीं मिलता था। मैं रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर लेती अगर माँ मेरे साथ समय गुजारती। फिर कभी कभी सोचती कि घर में इतना सुख सुविधा का सामान आता कहाँ से है। हालांकि माँ की तनख्वाह तो कुल मिलाकर 25,000 थी जो एसी, बिजली, पानी, गैस के बिल में ही चली जाती थी। जब भी मैं यह सवाल अपनी माँ से करती तो वह मुझे टाल देती या फिर मुझे कोई काम बता देती। लेकिन मेरे अंदर यह सवाल अब मुझे बेचैन करने लगा था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। अगले दिन संदेह था कि सब्जी वाले के शोर से मेरी आंख खुली थी। शहर से कुछ ही दूर गांव था जहां से यह सब्जी वाला हर दूसरे तीसरे दिन ताज़ी सब्जियां उठाकर ले आता था और मेरी माँ इसे अपने घर के अंदर बुलाकर आंगन में बिठा लेती और उससे सब्जियां खरीदती थी। इस आदमी की आवाज़ बड़ी अजीब थी, ऐसे शोर मचाता जैसे कि सब्जी मंडी में बैठा हो। मैंने एक तकिए को अपने सर के नीचे से निकाला और अपने कान के ऊपर रख लिया, लेकिन उसकी टैप रिकॉर्डर जो शुरू हुई तो मजबूरन मुझे उठकर बैठना पड़ा। वह माँ को सब्जी देता रहता और साथ ही साथ अपने घर की और अपने गांव की बातें बताता रहता। बड़े किस्से कहानियाँ थी। उस आदमी के पास मैं बोर होकर कमरे से बाहर आई तो माँ उससे ताज़ी सब्जियाँ ले रही थी। कह रही थी, तुम्हारी लाई हुई सब्जियों में बड़ा स्वाद होता है। कहने लगा, जी छोटी सी जमीन मेरे पिताजी ने मेरे हिस्से में छोड़ी थी, सारी सब्जियां मैं उसी में उगाता हूँ, तभी तो इनका स्वाद ही अलग होता है। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मुस्कुराने से उसके पीले दांत मुझे और भी बुरे लग रहे थे। मैंने कहा, यह तुम क्या रोज रोज सब्जियां उठा कर ले आते हो और फिर इतना शोर मचाते हो, क्या धीरे नहीं बोल सकते? कहने लगा, मैडम जी, यह तो जी आपकी माँ की मोहब्बत है जो मुझ जैसे गरीब को इतनी अहमियत देती है। मुझे घर बुला लेती है, नाश्ता पानी देती है, सब्जी भी खरीद लेती है, वरना यह सब्जियों की टोकरी सर पर उठाए गली गली फिरते फिरते तो मैं थक जाता हूँ। फिर इस गर्मी में जब तक सब्जियाँ बिकती नहीं मेरी हालात ख़राब होने लगती है। कोई पानी के गिलास तक का नहीं पूछता है। वो तो जी आपकी माँ की बड़ी मेहरबानी है ना। तो मुझे सब्जियों से कोई मतलब था नहीं। उस आदमी से वह 32 साल का नौजवान मर्द था। सब्जी देने के बाद मेरी माँ से कहने लगा, मैडम जी अगर आपकी ज्यामती हो तो इस बार अपनी पत्नी को आपके प्राइवेट क्लिनिक पर लेकर आऊँ। इस बार दाई कह रही थी कि इस बार तेरी लुगाई केस बड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे डर है कि कहीं मरा ना जाए। फिर कहने लगा, 5वां बच्चा है जी, अब मेरी बीवी मर गई तो बाकी के बच्चों को कौन पालेगा? सारे ही छोटे छोटे हैं। मैं कमरे के अंदर जाने ही वाली थी कि मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मैं तो समझ रही थी शायद उसकी शादी ही नहीं हुई है और 5 बच्चे में वापस पलट कर आई। मेरी माँ उस सब्जी वाले से कहने लगी, हाँ हाँ ले आना, मेरी क्लिनिक पर मैं लेडी डॉक्टर से बात कर लूँगी, पैसे भी कम करवा दूँगी, कुछ नहीं होगा तेरी पत्नी को। यह कहकर माँ किचन में चली गई। कहने लगी, मोहन चाय पिएगा? उस सब्जी वाले आदमी का नाम मोहन था। वह कहने लगा, जी जी क्यों नहीं, पी कर जाऊँगा। माँ के जाते ही मैंने मोहन से कहा, तुम्हारी 5 बच्चे हैं? कहने लगा, जी 6ठा होने ही वाला है, दुआ करे कि बेटा हो जाए। मैंने कहा, क्या पहले सब बेटियां हैं? कहने लगा, नहीं नहीं 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। मैंने कहा, तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया? कहने लगा, 7 साल। यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। फिर वह शर्माने लगा। कहने लगा, जी बस भगवान की देन है, हर साल भगवान मुझे एक बच्चा दे देता है। यह सुनकर मैं बड़े गौर से उसे देखने लगी। मैंने कहा कि ऐसा करो, अपना एक बच्चा मुझे दे दो। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, क्यों दे दूं आपको? मेरी औलाद मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैं भला आपको क्यों दूं? मैंने कहा, मैं उसे बहुत प्यार से रखूंगी, मुझे बच्चों का बहुत शौक है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, ना तो मैं अपनी औलाद किसी को दे सकता हूँ और ना ही मेरी पत्नी कभी ऐसा करेगी। फिर वह कहने लगा, अपने बच्चों की तो बात ही अलग होती है और माँ कभी भी अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। जान से ज़्यादा प्यार करती है मेरी पत्नी अपने बच्चों को। यह एहसास ही बड़ा रंगीन होता है जी। किसी नन्ही सी जान को अपने शरीर में पालना, उसकी हर हरकत को महसूस करना बड़ा ही सुकून देता है। वो ना जाने किस धुन में बातें कर रहा था, लेकिन मुझे पहली बार इन बातों की जानकारी हुई थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बच्चा औरत के शरीर में परवरिश होता है। बस यही सुना था कि अस्पताल में एक खास कमरा होता है जहाँ एक डॉक्टर आती है, जिसको बच्चे चाहिए होते हैं वह उस माँ को बच्चा देकर चली जाती है। हालांकि मेरी उम्र 16 साल थी, मुझे इन बातों की जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी घर से निकलने ही नहीं दिया था, ना कोई सहेली बनाने दी थी। यहाँ तक कि मेरी माँ ने 10 क्लास
क्लासें पढ़ने के बाद ही मुझे घर बैठा लिया था। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। मोहन की बातों को सोचते हुए पहली बार मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया था कि मैं भी एक बच्चे को जन्म दूँ। मुझे छोटे छोटे बच्चों से इश्क था। मैं जब भी किसी का छोटा सा बच्चा देखती तो मेरा दिल उसे प्यार करने के लिए मचलने लगता था। उसे जल्दी से गोद में उठाकर चूमने लगती। एक बार वह सब्जी वाला अपना 2 साल का बेटा अपने साथ लेकर आया। कहने लगा, ये बदमाश पूरा दिन अपनी माँ को तंग करता रहता है, इसलिए आज मैं इसे अपने साथ ही काम पर ले आया था। वह बच्चा बड़ा ही मासूम सा था। मैंने उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और उसे बातें करने लगी। वह बच्चा मुझसे अपनी तोतली ज़बान में बातें करने लगा। मुझे उसकी मासूम बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं उससे प्यार करने लगी, छेड़ने लगी। मोहन मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। कहने लगा, मैडम जी, क्या आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं? मैंने कहा, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, तभी तो तुमसे कह रही थी कि अपना एक बच्चा मुझे दे दो। तुम्हारे पास तो इतने सारे बच्चे हैं, एक मुझे दे दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, ऐसे तो आराम से नहीं मिल जाते बच्चे, और फिर इंसान अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकता। मैंने बच्चे को जाने से पहले 50 रुपए दिए थे। वह बहुत खुश हो गया। रात को मैं मोहन की बातें सोचने लगी कि ऐसा भी कौन सा काम करना पड़ता है कि उसके बाद भगवान औलाद जैसा खूबसूरत तोहफा देता है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मुझे तो यह भी नहीं पता था कि शादी होती क्या है, और ना ही मुझे किसी ने इस बारे में बताया था। मुझे किसी एक अच्छे दोस्त की सख्त ज़रूरत महसूस होने लगी थी, जिससे मैं अपने मन की बातें कर लेती और उसे अपनी परेशानी का हल पूछ लेती। मैं मन ही मन सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि मैं भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म दूँ और मेरी तन्हाई दूर हो जाए। मैं ख्यालों ही ख्यालों में उस बच्चे के साथ खूब खेलती थी, उससे बातें करती थी। जी चाहता मेरे पास एक प्यारा सा बच्चा हो, मैं उसे जी भर कर प्यार करूँ, उसे अपने पास रखूँ, क्योंकि गली मोहल्ले और दूसरे बच्चों को जब मैं प्यार करती, उनके साथ खेलती, बातें करती तो उनकी माएँ मुझसे बच्चा छीन कर ले जाती थी, और जैसे ही मेरी माँ मुझे बाहर गेट पर खड़ा देखती, फ़ौरन खींचकर घर में अंदर कर लेती। मेरे अंदर ऐसे जज्बात क्यों थे, मुझे एक नन्हे मुन्ने से बच्चे की इतनी इच्छा क्यों थी, यह मुझे नहीं पता था। हालांकि मेरी उम्र की लड़कियों नए नए कपड़े का या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ का और दूसरी सोच मुझे परेशान किए हुए थे। वह यह थी कि आखिर मेरी माँ 25,000 में इतने ऐशो आराम कैसे कर लेती थी। लेकिन यह राज भी मेरे लिए राज ना रहा, इसके पीछे बहुत ही घिनौनी हकीकत छुपी हुई थी। एक बार मेरी माँ रात को ड्यूटी पर चली गई, क्योंकि लेडी डॉक्टर ने उन्हें प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाया था, लेकिन अपना फ़ोन ले जाना भूल गई। मुझे वैसे ही रात को नींद नहीं आती थी, माँ घर पर नहीं होती थी तो डर महसूस होता रहता था, इसलिए मैं अपनी माँ के कमरे में आ गई। उसी वक्त मेरी माँ के फ़ोन पर कॉल आ रही थी। मैंने सोचा उठाकर देखती हूँ किसकी है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो एक औरत थी। कहने लगी, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, तुम आज ही वह बच्चा मेरे हवाले कर देना जिसे तुम हॉस्पिटल में मुर्दा साबित करने वाली हो। कितने सालों से मैं औलाद को तरस रही हूँ, अब तो मुझे इंतज़ार भी नहीं होता। यह सुनना था कि फ़ोन मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा था। मेरी माँ यह काम करती थी, इस काम से वह लाखों कमाती थी। मासूम पैदा होने वाले बच्चों को मुर्दा साबित करके उनकी सौदेबाजी करती थी। कितना बड़ा जुल्म उठाए और इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वह कैसी माँ थी जो एक माँ से उसकी औलाद छीन कर बे औलाद जोड़ों को दे देती थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। अपने घर के हर ऐशो आराम को देखकर मुझे औरतों की सिसकियाँ और आह की आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई देने लगी थी। मुझे तो हर चीज़ से डर लगने लगा था। मेरी माँ घर आई तो मुझे रोते देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैंने कहा, माँ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मेरे सवाल पर मेरी माँ नासमझी से मुझे देखने लगी। कहने लगी, तुम्हें पता तो है कि बड़ी मुश्किल से महीने के 25,000 कमाती हूँ। यह कहते हुए मेरी माँ की आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने कहा, माँ 25,000 में इतने ऐशो आराम कैसे हो सकते हैं? हमारे दोनों कमरों में एसी लगा हुआ है, आए दिन हमारे घर में नए नए खाने बनते हैं, हर तरह का ऐशो आराम हमें मिल रहा है। यह 25,000 में तो नहीं होता। दोनों एसीओ का हमारे घर पर महीने का बिल ही 15,000 आ जाता है, कैसे पूरा होता है? मेरी बात पर मेरी माँ कहने लगी कि मैं रात की ड्यूटी भी दे रही हूँ, उसके पैसे भी मुझे अलग से मिलते हैं, बस हो जाता है सब कुछ। तुम्हें क्या हो गया है, आज ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? मैंने अपनी माँ का मोबाइल उनके हाथ में रख दिया। मैंने कहा, एक औरत का फ़ोन आया था, कह रही थी कि बच्चा कब दे रही हो। यह सुनकर तो मेरी माँ का रंग उड़ गया था। वह मुझसे नजरें चुराने लगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने कहा कि मैं सिर्फ उन औरतों के बच्चे लेती हूँ जिनके पहले से बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और वह खुद नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों को कैसे पालेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, माँ अपनी औलाद देने का हौसला नहीं रख सकते, इसलिए मैं उन बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें एक अच्छी फैमिली को ड्रॉप कर देती हूँ। बच्चे को
कुछ समय के लिए बेहोश करके सबके सामने यह साबित कर देती हूँ कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है और ऐसे लोगों को दे देती हूँ जो बे औलाद होते हैं और वह फैमिली बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें अच्छा फ्यूचर दे सकती है। मैं उन बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए ही उन्हें उनके सगे माँ बाप से अलग करती हूँ। मैंने कहा, क्या आप अपनी औलाद को भी किसी दूसरे को दे देंगे? शायद इसलिए भगवान ने तुम्हें कोई दूसरी औलाद नहीं दी क्योंकि तुम्हारे सीने में ममता का दिल ही नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ दे मारा। कहने लगे, शर्म नहीं आती माँ के सामने जबान चलाते हुए? तुम्हारी खातिर ही सब कुछ कर रही हूँ ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सके। और एक तुम हो कि मैं सीधे अपने कमरे में चली गई। मुझे अपनी माँ की खुदगर्ज सोच पर अफसोस हुआ था। मेरी अच्छे फ्यूचर के लिए वह इस कदर खुदगर्ज और अंधी हो चुकी थी कि एक माँ से उसकी औलाद को छीन कर किसी दूसरे के दामन में डाल देती थी ताकि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। मुझे अपनी माँ पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा, लेकिन इसके साथ ही मेरे दिमाग में एक बिजली सी चमकी थी। आखिर मेरी माँ मुझे बाहर क्यों नहीं निकलने देती? क्यों मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजती? क्यों मुझे लोगों से मिलने जुलने नहीं देती? कहीं मेरी माँ ने मुझे भी अस्पताल से? इसके आगे ही मेरी सोच ने मुझे मजबूर कर दिया था और मैं उसी पल माँ के सामने खड़ी थी। मैंने माँ का हाथ अपने सर पर रखा। मैंने कहा, माँ कसम खाओ मेरी, क्या मैं आपकी सगी औलाद हूँ? इतना सुनना था कि मेरी माँ ने मेरे सर से अपना हाथ नीचे खींचा था और नजरें चुरा गई। मैं सब समझ गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा, माँ आपने मुझे भी मेरे सगे माँ बाप से अलग कर दिया। माँ एकदम मेरी तरफ पलटी, कहने लगी, नहीं मेरी बच्ची नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल सगे औलाद की तरह तुझे चाहती हूँ। हाँ यह सच है कि तू मेरी औलाद नहीं है। लेकिन आगे मैंने अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनी और मैं माँ के कमरे से अपने कमरे में आ गई और बेतहाशा रोने लगी। मैं जिसे अपनी माँ समझ रही थी वह तो मेरी माँ थी ही नहीं। समझ नहीं आ रहा था जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मुझे अब उस औरत से सख्त नफरत महसूस हो रही थी जिसे मैं अपनी माँ समझती रही। मैंने अपने आंसू साफ किया और मैंने सोच लिया था कि मुझे अब इस औरत के साथ नहीं रहना जो हराम की कमाई से मेरा पेट भर रही थी। लेकिन मेरा कोई नहीं था, मैं जाती तो कहाँ जाती। फिर मुझे उस सब्जी वाले का ख्याल आया। मुझे उसके गांव का नाम पता था लेकिन घर नहीं जानती थी। मैं माँ को बिना बताए घर से भाग गई और सब्जी वाले के गांव में पहुंच गई। मैं बस में बैठकर मोहन के गांव पहुंची थी। बस से उतरकर जैसे ही गांव में दाखिल हुई मुझे मोहन का घर ढूंढने में कोई भी मुश्किल नहीं हुई थी। मैंने सिर्फ मोहन सब्जी वाला का नाम लिया था और राह चलती एक औरत ने मुझे उसका घर बता दिया। मैं उसके घर पहुंची तो दरवाजा उसकी पत्नी ने खोला था। पीछे बच्चों का शोर था। मुझे देखकर पूछने लगी, कौन हो तुम? मैंने कहा, यह मोहन का घर है। वो कहने लगी, हाँ जी मोहन का ही घर है। मैंने कहा, मुझे उससे मिलना है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने बड़ी तीखी नजर मुझ पर डाली थी। कहने लगी, क्या मिलना है मोहन से? मैंने कहा, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है, आप उसे बुला दें। वह मुझसे बहस करने लगी। इतने में ही मोहन भी दरवाजे के पास आ गया। मुझे देखकर अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे यह नर्स की बेटी है, तू पीछे हट। तू थानेदार बनकर मैडम जी से ना जाने क्या क्या सवाल जवाब कर रही है। मेरे बारे में जानकर उस औरत के बात करने का अंदाज बदला था। वह खुश हो गई। मैं घर के अंदर आई तो मोहन की पत्नी कहने लगी, मैडम जी आपकी माँ जी नहीं आई, आपके साथ अकेली आई हो? मैंने कहा, मैं अकेली आई हूँ। यह सुनकर वो हैरान हुआ था। कहने लगा, अकेली कैसे आ गई? बड़ी मैडम ने आपको अकेले आने की इजाजत कैसे दे दी? मेरी बात सुनकर वह परेशान हुआ था। मैं रोने लगी और रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मैंने कहा, मुझे अब अपनी माँ के पास वापस नहीं जाना और मेरी माँ को तुम यह कभी मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर नागवार के हाव भाव उभरने लगे थे। कहने लगी, हम तो पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी काट रहे हैं मैडम जी, और तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। उसकी बात से साफ लग रहा था कि वह मुझे रखना नहीं चाहती, लेकिन मोहन ने उसे चुप करा दिया। कहने लगा, तू अपने कमरे में बच्चों को देख जाकर। वह गुस्से से मोहन को घूरते हुए चली गई। मोहन मुझे एक कमरे तक ले गया। कमरे का दरवाजा खोला, उसकी साफ सफाई की। कहने लगा, यह मेरी माँ जी का कमरा है जी। जब से वह दुनिया से गई है यह कमरा तब से बंद पड़ा है। आप जब तक चाहें यहाँ रह लो, चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे वहाँ रहते हुए 1 महीना ही हुआ था कि जब मोहन की पत्नी का उससे झगड़ा होने लगा कि गांव वाले बातें बना रहे हैं कि यह लड़की किस हैसियत से यहाँ रह रही है। मोहन, इसे बाहर निकालो या उसकी माँ को बुलाओ। यहाँ मैं इसे अब यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। कुछ देर में मोहन मेरे कमरे में आ गया। मैं जानती थी कि वह मुझसे क्या कहने आया है और वही हुआ। वह कहने लगा कि तुम्हें अपनी माँ से सलाह कर लेनी चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। मैंने कहा, मोहन तुम मुझसे शादी कर लो, फिर गाँव वालों का मुँह खुद ही बंद हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह हैरान और परेशान मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं वापस उस समय जाऊंगी जब मुझे बच्चा हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊंगी। मुझे बच्चा चाहिए। मैं सोच चुकी थी अपनी माँ को उसके किए की सजा जरूर दूंगी। जब वह मेरे हाथ में बच्चा देखेगी तो जरूर उसे अपनी गलती का एहसास होगा।
मैं अपने आप को तकलीफ देना चाहती थी, अपना फ्यूचर खराब करना चाहती थी और यह तभी मुमकिन था कि मैं माँ बन जाती। मोहन कहने लगा, आप बहुत छोटी हो जी, आसान काम नहीं होता है वह सब करना जिसके करने से बच्चा पैदा होता है और फिर 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना, फिर उसको जन्म देना। वह नजरें चुराते हुए कहने लगा, लेकिन मैंने कहा मैं सब संभाल लूँगी, तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं उसी के सहारे जी लूँगी, यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे अपनी माँ को देने के लिए यही सज़ा ठीक लगी थी, जिससे मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता। मैं उस समय नासमझ थी और अपनी नादानी में मैं बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। मैं भूल गई थी कि इस कदम से मेरी माँ की नहीं, मेरी ज़िंदगी ख़राब होने जा रही थी। और फिर मोहन ने अपनी पत्नी के लाख रोने धोने के बावजूद भी मुझसे शादी कर ली। मुझे उस समय नहीं पता था कि शादी क्या होती। बड़ा खुश था, मेरे लिए गुलाब के गजरे लाया था, मुंह दिखाई पर उसने मुझे पहनाए थे। लेकिन जब वह मेरे करीब होने लगा तो मेरा दिल पहली बार घबराया था। बड़ी तेजी थी उसकी हर हरकत में। मैं कम उम्र थी, सिर्फ 15 साल की थी। मैं नहीं जानती थी कि शादी के लिए यह क्यों कहा जाता है कि बच्चियों की 20 से ज्यादा ही उम्र होने पर ही शादी होनी चाहिए, लेकिन आज समझ आ गया था। सुबह मैं रो रही थी और वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, बच्चा यूं ही नहीं मिल जाता, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगली रात मेरे इनकार पर भी वह नहीं माना था। कहने लगा, कम उम्र खूबसूरत पत्नी को कौन छोड़ता है। 1 महीने में ही मेरी रंगत पीली पड़ गई थी। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन लगता था बेजान हो चुकी हूँ। मोहन की पत्नी अलग मुझे ताने देती रहती थी। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी माँ को सजा देने की खातिर खुद पर जुल्म कर लिया है। बेशक मेरे लिए एहसास बहुत खूबसूरत था कि मैं अपना बच्चा पैदा कर रही थी, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम थी। मुझे यह सब कुछ संभालना नहीं जा रहा था। 9 महीने मेरे बड़े दर्द से गुजरे थे, क्योंकि इस हालात में भी उस गांव के जाहिल सब्जी वाले ने मुझ पर रहम नहीं खाया था और फिर जज़्बे की तकलीफ ने मुझे मौत याद करा दी थी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। अपने बच्चे को सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रो रही थी। कितना मुश्किल सफ़र था एक माँ बनना। मैंने जब मोहन से तलाक मांगी तो वह साफ मुकर गया। कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम अब मेरी पत्नी बनकर रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। मैंने कहा, मैं पहले ही कह चुकी थी कि मुझे बस एक बच्चा चाहिए, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। लेकिन वह मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारी संगत मुझे सुकून देती है, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वह गांव का जाहिल गवार आदमी था जिसके लिए औरत बस बच्चा पैदा करने वाली मशीन थी। मैं ना समझती, लेकिन आज इस मुकाम पर आकर पता चला कि मर्द की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चा पैदा करना ही नहीं होती, बल्कि उन बच्चों का अच्छा फ्यूचर देना भी बाप की जिम्मेदारी होती है। इतने महीनों में मैंने जो दर्द सहा था, जो तकलीफ सही थी, वह मोहन की पत्नी ने भी देखी थी। उसे मुझ पर दया आने लगी थी। एक दिन मोहन की पत्नी ने मुझे वहां से भगा दिया। मैं वापस अपने घर आई तो मेरी माँ मेरी गोद में बच्चा देखकर अपना सर पीटने लगी और रोने लगी। कहने लगी, यह तूने क्या कर दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मोहन से अदालत के जरिए तलाक ले ली और बच्चा पालने लगी। मैंने आज अपनी माँ से उसके किए गए जुल्म का बदला लिया था, अपनी जिंदगी बर्बाद करके। लेकिन इस चक्कर में मैं खुद भी बर्बाद हो चुकी थी। मैं सिर्फ 16 साल की थी। मैं नहीं जानती थी बच्चा कैसे पालते हैं। मेरी माँ को भी मेरी हालात पर दया आने लगी थी और अब अपनी माँ का प्यार मुझे नजर आया था। वह भले मेरी सगी माँ नहीं थी, लेकिन मुझे सगी माँ की तरफ मोहब्बत करती थी। वो एक बार मेरे पास आई और मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने मैंने जो कुछ किया मैं मानती हूँ गलत है। काश उस दिन तू मेरी पूरी बात सुन लेती तो तुझे सच्चाई पता चल जाती। मैं मानती हूँ मैंने तुझे हॉस्पिटल से लिया था, लेकिन यह भी सच है कि तुम हॉस्पिटल में लावारिस थी। तेरी माँ तुझे जन्म देते ही मर गई थी, जब तुझे कोई लेने नहीं आया था, और फिर मैंने तुझे अपना लिया था। लेकिन जब तू 3 महीने की थी तो तेरा बाप ढूंढता हुआ हॉस्पिटल आया था। उसने बताया कि उसकी पत्नी उससे नाराज होकर चली आई थी और वह प्रेग्नेंट थी। उसे पता चला था कि वह इसी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने आई थी। मैंने तेरे बाप को कह दिया कि आपकी पत्नी के साथ बच्ची भी मर गई थी और बच्चे की माँ भी मर गई थी। यह सुनकर वह आदमी चला गया था। मैं तुझे उस आदमी के हवाले नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। तुम्हें पता है मेरा पति मुझे क्यों छोड़ गया था? क्योंकि मैं बांझ थी। मैं उसे बच्चे की खुशी नहीं दे पाती, इसलिए वह मुझे छोड़कर चला गया किसी दूसरी औरत के साथ। उसके छोड़कर जाने के बाद मेरी जिंदगी में तुम मेरी खुशियां बनकर आई। मैंने तुम्हें ही अपनी जिंदगी बना ली। मुझे तुमसे बहुत लगाव हो गया था। मेरा भगवान ही जानता है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल सगे औलाद की तरह पाला है। जब बाद में पता लगाया तो मुझे पता चला कि उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए वह औरत अपने पति से नाराज होकर चली आई थी। मैं अगर तुझे उस आदमी के हवाले कर भी देती तब भी तेरे ऊपर सौतेली माँ जुल्म ढाती, लेकिन तूने मुझे तकलीफ देने के लिए अपने आप को क्यों बर्बाद कर लिया? मैं कुछ भी नहीं बोली थी। बोलने के लिए अब बचा ही क्या था? माँ ने वह बच्चा अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी, इस बच्चे को मैं पालूंगी और कहूंगी कि यह मेरा बच्चा है। मैं तो तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी
माँ ने उसी रात घर का सामान बांधा और वह शहर छोड़कर हम दूसरे शहर आ गए। अब उस बच्चे की माँ मेरी माँ बन गई थी। मुझे एक स्कूल में एडमिशन भी करा दिया था। आज मेरी उम्र 27 साल हो चुकी है और मैं एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी हूँ। मेरी माँ की अब एक ही जिद है कि मैं शादी कर लूँ। मैं शादी के नाम से अब नफरत करती हूँ। खैर, धीरे धीरे मैं अपने अतीत को भूलने लगी थी कि मेरी जिंदगी में रंजीत नाम का एक इंसान आया। वह बहुत बड़ा डॉक्टर था, लेकिन वह भी दुखों का मारा था। रंजीत से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे बताया था कि उसकी शादी के 1 साल बाद ही उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वह कहता, तुम जानती हो जिया, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। मैं उसे तसल्ली देती कि भगवान को शायद यही मंजूर होगा। खैर, रंजीत अपने घर जा रहा था। उसने कहा, जिया मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, नहीं रंजीत, मैं चली जाऊंगी। उसने जिद किया तो मैं मान गई। रंजीत मुझे घर छोड़कर जाने ही वाला था कि उसने ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। रंजीत कहने लगा, जिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं कैसे रंजीत को कुछ कह सकती थी? वह तो मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता। उसे तो लगता है मैं कुंवारी लड़की हूँ। मैंने नवी आंखों से रंजीत को देखी और बिना कुछ कहे मैं घर के अंदर आ गई और माँ के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ को मैंने सारी बातें बता दी। माँ जानती थी कि रंजीत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। माँ ने भी कहा कि तो इसमें क्या बुराई है, रंजीत बहुत अच्छा लड़का है। मैं भी चाहती हूँ तुम अपना घर बसा लो, अपनी खातिर न सही मेरी खातिर ही शादी कर लो। जिया, मैंने कहा, माँ ये आप क्या कह रही हैं? रंजीत को लगता है कि मैं एक कुंवारी लड़की हूँ। जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा तो क्या वह शादी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आज मेरा बच्चा 10 साल का हो चुका है। मुझे दीदी और आपको माँ कहता है। ना ही मैंने और ना ही मेरी माँ ने उस बच्चे को हकीकत बताई है। समझ नहीं आता आगे क्या फैसला करूँ। क्या सिर्फ अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ या फिर रंजीत के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरुआत करूँ? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों। क्या मुझे रंजीत को हकीकत बताकर शादी करनी चाहिए या उसे बिना बताए शादी करना चाहिए? लेकिन अगर बता दिया कि मेरा 10 साल का बेटा है तो क्या रंजीत मुझसे शादी करेगा? मैं इसी उलझन में उलझी हूँ। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।